हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल आईक्यू स्टडी। इस वीडियो में हम पावर सिस्टम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बाइलिंगुअल है, यानी मेरी एक्सप्लेनेशन की लैंग्वेज हिंदी होगी और स्क्रीन पर क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे। ये इस सीरीज का सेट 1 है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट्स ऑप्शन ए जनरेटिंग स्टेशन टू स्विचिंग स्टेशन, बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेशन टू सर्विस ट्रांसफार्मर, सी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर टू कंज्यूमर प्रीमिसाइसेस, सी सर्विस पॉइंट टू कंज्यूमर प्रीमिसाइसेस। बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन आप ये फिगर देखिए। ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ से स्टेप अप होता है वोल्टेज, उसके बाद फिर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू स्टेप डाउन करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से। उसके बाद फिर ये सब ट्रांसमिशन होता है। उसके बाद फिर ये प्राइमरी कस्टमर, सेकेंडरी कस्टमर, ये पूरा लेआउट है। अब देखिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट्स, तो अभी हमने देखा जनरेटिंग स्टेशन टू स्विचिंग स्टेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है हमारा अगला क्वेश्चन। 3 फेज 4 वायर सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड फॉर ए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, बी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सी प्राइमरी ट्रांसमिशन, डी सेकेंडरी ट्रांसमिशन। अब हम देखते हैं यहाँ पे 3 फेज 4 वायर मीन्स न्यूट्रल है। इसमें न्यूट्रल की हमें कहाँ ज़रूरत होती है? जब हम सिंगल फेज सप्लाई घरों में देते हैं और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अगले स्लाइड में हम देखते हैं। ये देखिए 11 kV ये जनरेटिंग स्टेशन, यहाँ से हमने जनरेट किया। उसके बाद इसे स्टेप अप किया अप टू 132 kV। उसके बाद ये प्राइमरी ट्रांसमिशन है, फिर उसके बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है स्टेप डाउन में। उसके बाद फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे हमें न्यूट्रल की आवश्यकता होती है और यहाँ पे हम 3 फेज 4 वायर सिस्टम यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन, द रेटेड वोल्टेज ऑफ 3 फेज पावर सिस्टम इज गिवन एज। रेटेड वोल्टेज ऑफ 3 फेज पावर सिस्टम किस में दिया होता है? RMS फेज वोल्टेज, पीक फेज वोल्टेज, RMS लाइन वोल्टेज, पीक लाइन वोल्टेज। तो हमेशा याद रखिएगा RMS फेज वोल्टेज का जो RMS वैल्यू होता है वो रेटेड वैल्यू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं पीक वैल्यू क्या होती है। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू होती है पीक वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू अटेंड बाय अ फंक्शन इज कॉल्ड पीक वैल्यू। RMS वैल्यू क्या होती है? RMS वैल्यू होती है, इसे यदि हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया I1 I2 I3, देन RMS मीन्स स्क्वायर, देन मीन, देन रूट। आप सबसे पहले स्क्वायर निकालिए, उसके बाद फिर मीन कीजिए, उसके बाद फिर आप उसका रूट ले लीजिए, तो वह RMS वैल्यू निकल जाएगी। यह RMS वैल्यू हमेशा गिवन होती है किसी भी ऐसी क्वांटिटी के लिए। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट अ जनरेटिंग वोल्टेज। हमें यह बताना है कि इसमें से कौन सा जनरेटिंग वोल्टेज नहीं है जो हम जनरेट करते हैं। देखिए ऑप्शन सी 11 kV, आपने सुना होगा 11 kV में जनरेशन होता है, 13.2 kV में जनरेशन होता है, 6.6 में होता है और 9.9 में नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9.9। देखिए क्यों, बहुत से लोगों को डाउट है कि ये फॉर्म फैक्टर की वजह से होता है कि फॉर्म फैक्टर 1.1 है, इसलिए इसके फैक्टर्स ही वोल्टेज जनरेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? रेशियो बिटवीन RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक क्वांटिटी फॉर साइन वेव। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है 1.11। तो इसके हिसाब से हमारे 4 ऑप्शन सही होंगे, लेकिन जो हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है वो जनरली 10 kV, 20 kV, 30 kV, 60 kV एंड सो ऑन। लेकिन सम वोल्टेज ड्रॉप, थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप ट्रांसमिशन लाइन में हो जाता है जब हम पावर ट्रांसमिट करते हैं, तो उसे कंपनसेट करने के लिए हम 10% एक्स्ट्रा वोल्टेज जनरेट करते हैं। मीन्स यदि हमारा
10 KB रिसीविंग एंड पे है, तो हम उसका 10% एक्स्ट्रा 10% यानी 11 KB हम जनरेट करते हैं। ये इसका एक्चुअल रीज़न है। अगला क्वेश्चन, इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम फीडर सप्लाइज पावर टू। ट्रांसमिशन सिस्टम में फीडर सप्लाई करता है पावर किसको? पहला ए ऑप्शन है स्टेप अप ट्रांसफार्मर सब स्टेशन, बी सर्विसमैन्स, सी डिस्ट्रीब्यूटर्स, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हम एक डायग्राम से देखेंगे। ये देखिए, ये है डायग्राम फ्रॉम ट्रांसमिशन सिस्टम। ये सबसे पहले आता है यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से फीडर के थ्रू ये जाता है डिस्ट्रीब्यूटर में। इसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, इसके बाद फिर सर्विसमैन्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर तक जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूटर। ट्रांसमिशन सिस्टम फीडर सप्लाइज पावर टू डिस्ट्रीब्यूटर। आंसर इसका सी ऑप्शन, डिस्ट्रीब्यूटर। अगला क्वेश्चन, फीडर इज डिजाइंड मेनली फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ। फीडर को बनाते समय किस चीज़ का ध्यान रखना होता है? पहला इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी, दूसरा वोल्टेज ड्रॉप इन इट, सी ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड डी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी का इसमें कोई रिलेशन नहीं है। ऑपरेटिंग वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप ये हम इसमें नहीं देखते हैं। जब हम फीडर डिज़ाइन करते हैं तो इसमें हम करंट कैरिंग कैपेसिटी देखते हैं। सो आंसर विल बी ए। अगला क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूटर इज़ डिज़ाइंड मेनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ। तो अभी डिस्ट्रीब्यूटर की बात हम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर किस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया जाता है? ए ऑप्शन है आपके सामने इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी, बी ऑप्शन वोल्टेज ड्रॉप इन इट, सी ऑपरेटिंग वोल्टेज, डी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। जब हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर डिज़ाइन करते हैं, तब ऑपरेटिंग वोल्टेज को ध्यान में रखा जाता है। वहीं जब हम फीडर डिज़ाइन करते हैं तो करंट कैरिंग कैपेसिटी को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पावर वाई अंडरग्राउंड सिस्टम इज़ सुपेरियर टू ओवरहेड सिस्टम इन रिस्पेक्ट ऑफ। हमें बताना है अंडरग्राउंड सिस्टम जो है वो ओवरहेड सिस्टम से कैसे अच्छा है, किस रिस्पेक्ट में। तो ए ऑप्शन है पब्लिक सेफ्टी एंड अपीयरेंस, सही बात है। बी ऑप्शन है मेंटेनेंस कॉस्ट, सी फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्ट्स एंड पावर फेल्यूर, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए, पब्लिक सेफ्टी एंड अपीयरेंस देखने में अच्छा लगता है और कोई अंडरग्राउंड है तो इसमें कोई टच का या इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट इसका कम होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्ट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितने फॉल्ट्स आ रहे हैं, वो भी इसमें कम होते हैं अंडरग्राउंड होने की वजह से। सो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। मेन ड्रॉबैक ऑफ अंडरग्राउंड सिस्टम को ड्रॉबैक बताना है अंडरग्राउंड सिस्टम का। ओवरहेड सिस्टम, ए एक्सपोजर टू लाइटनिंग नहीं होगा क्योंकि लाइटनिंग तो होती ही नहीं है इसमें। हैवी इनिशियल कॉस्ट, बी ऑप्शन। सी एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक हजार्ड्स, ये भी नहीं होगा क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो है ही नहीं है। इंटरफेस विद कम्युनिकेशन लाइन, ये भी नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हैवी इनिशियल कॉस्ट। इसका इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विथ ओवरहेड सिस्टम। ये देखिए, आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक कंपैरिजन टेबल बना दिया है ओवरहेड सिस्टम और अंडरग्राउंड सिस्टम में। तो ओवरहेड सिस्टम फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ओवर हेडलाइन केबल कैन बी यूज्ड। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ओवरहेड सिस्टम यूज़ करेंगे। ट्रांसमिशन केबल कैन नॉट बी यूज्ड ड्यू टू देयर लॉन्ग चार्जिंग करंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। लोकेशन ऑफ फॉल्ट आसानी से पता चल जाता है। फॉल्ट लोकेशन इजीली आसानी से पता नहीं चलेगा, क्योंकि अंडरग्राउंड है। पॉसिबिलिटी ऑफ सप्लाई इंटरप्शन ड्यू टू लाइटनिंग ज़्यादा होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ सप्लाई इंटरप्शन ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स कम होगी, क्योंकि अंडरग्राउंड है। लेस कॉस्टली एज कम्पेयर्ड विथ अंडरग्राउंड केबल, लेस इनिशियल कॉस्ट एंड लेस मेंटेनेंस। मोर कॉस्टली एज कम्पेयर्ड विथ ओवरहेड सिस्टम फॉर सेम वोल्टेज, मोर इनिशियल कॉस्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज वैल्यू डबल, कीपिंग पावर कॉन्स्टेंट, द लॉसेज विल बी equal to its original value, half of its original value, double the original value, 1/4 of its original value।
क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट देखते हैं। ये हमारा पावर का फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस फाई व्हेन P इज़ कॉन्स्टेंट एंड V इज़ डबल। तो हमने B को डबल कर दिया तो क्या होगा, I आधा हो जाएगा, I इज़ रिड्यूस टू हाफ। अब पावर लॉस जो होता है P लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर R होता है। I अगर हाफ हो गया है तो P लॉस जो है, P लॉस न्यू, ये कितना हो जाएगा, P लॉस ओल्ड डिवाइड बाय 4। इसका मतलब ओरिजिनल लॉस से 1/4 टाइम हो गया है P लॉस। ऑल्सो वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, V इज इक्वल टू आई आर। सो वोल्टेज ड्रॉप न्यू विल बी I/2 इंटू आर, दैट इज़ V/2। वोल्टेज ड्रॉप भी आधा हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। आंसर होगा D, 1/4 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। अगला क्वेश्चन, इन ट्रांसमिशन लाइन वेट ऑफ कॉपर यूज्ड इज प्रोपोर्शनल टू। आपको ये बताना है कि ट्रांसमिशन लाइन में जो कॉपर का वेट ऑफ कॉपर जो यूज़ होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है। देखिए इसका आंसर है C, 1/E²। अगला क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड फॉर एसी ट्रांसमिशन लाइन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। कॉपर का वॉल्यूम किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आप देखिए कॉपर का वॉल्यूम मतलब करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कॉपर होगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, पावर फैक्टर और वोल्टेज। क्यों, P इज इक्वल टू, वी नो दैट P इज इक्वल टू VI cos phi। सो VI cos phi। सो वॉल्यूम ऑफ कॉपर I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और P जब कांस्टेंट है तो V और cos phi अगर कम होंगे तो I ज़्यादा होगा, या फिर I कम होगा तो V और cos phi ज़्यादा होंगे। इसका मतलब है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज और पावर फैक्टर के, तो आंसर विल बी D। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13। फॉर सेम कंडक्टर लेंथ, सेम पावर एंड सेम लॉसेज, विच सिस्टम रिक्वायर्ड मिनिमम कंडक्टर एरिया। ये आपको बताना है, दी कंडक्टर का लेंथ सेम है, पावर सेम है और लॉसेज सेम है, देन विच सिस्टम रिक्वायर्स मिनिमम कंडक्टर एरिया, सबसे कम। इसका आंसर होगा 3 वायर DC। अगला क्वेश्चन, 66 kb इज सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ओवर। हमें ये बताना है 66 kb अगर वोल्टेज लेवल है तो वो कितने किलोमीटर ट्रांसमिशन के लिए सुटेबल होगा। 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 120 एंड 260। इससे पहले आप कंसेप्ट देखते हैं। ये देखिए, ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है, दो टाइप के होते हैं, AC ट्रांसमिशन, DC ट्रांसमिशन। AC में अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड अकॉर्डिंग टू वोल्टेज हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है, STL शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, MTL मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, LTL लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का रेंज होता है अप टू 80 किलोमीटर और अप टू 20 kb। MTL का होता है 80 to 240 किलोमीटर एंड 20 to 100 kb। LTL का होता है अबव 240 किलोमीटर और अबव 100 kb। सो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है 66 kb। 66 kb जो आता है वो आएगा 120 किलोमीटर के अंडर में, तो इसका आंसर हो जाएगा C, 120 किलोमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, द हाईएस्ट वोल्टेज लेवल यूज्ड इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन इज़। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर है 765 kb। अभी हम 765 kb का हम हाईएस्ट वोल्टेज यूज़ करते हैं। अदर कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में लाइक USA, जर्मनी, यहाँ पे 765 से भी बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज दैट फॉर विच द कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉस्ट इन गिवन पीरियड इक्वल द इंटरेस्ट फॉर सेम पीरियड ऑफ द कैपिटल इन्वॉल्व इन इज स्टेटमेंट ऑफ। आपको ये बताना है, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये किस लॉ का है। तो ये क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉस्ट इन गिवन पीरियड किसके बराबर होता है, इंटरेस्ट फॉर सेम पीरियड फॉर द ऑफ द कैपिटल इन्वॉल्व। सो ये है अपना केल्विन लॉ। केल्विन लॉ क्या कहता है कि जो कॉस्ट एनर्जी लॉस्ट होती है उसका होता है वो किसके इक्वल होता है, इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड ऑफ द कैपिटल इन्वॉल्व। सो इसका आंसर हो जाएगा D।
अगला है फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम टॉवर सो एज टू। क्वेश्चन समझिए, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर्स को टावर से लटकाते हैं क्योंकि क्या करने के लिए? टू इंक्रीज द क्लियरेंस फ्रॉम ग्राउंड, रिड्यूस द क्लियरेंस फ्रॉम ग्राउंड, टेक केयर ऑफ इंक्रीज इन लेंथ, रिड्यूस विंड एंड स्नो इफेक्ट। इसका आंसर होगा ए, इंक्रीज द क्लियरेंस फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से क्लियरेंस बढ़ाने के लिए या उसके इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करते हैं? कंडक्टर्स को टावर्स में सस्पेंड करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोर्ट यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइन शुड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जो हम टावर बनाते हैं, जो टावर का सपोर्ट बनाते हैं, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? ए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड लॉन्गर लाइफ, बी, लाइट इन वेट, सी, लेस इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत होती है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सपोर्ट के, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, आरसीसी पोल जनरली हैव स्पान ऑफ। आरसीसी पोल का स्पान कितना होता है? दैट मीन्स कितने डिस्टेंस में ये लगाए जाते हैं? इसका आंसर होगा बी, 80 to 150 किलोमीटर का रेंज होता है इनका। इसके अगला क्वेश्चन, मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्राउंड वायर इज़ ए, एल्यूमिनियम, बी, गैल्वेनाइज्ड स्टील, सी, कास्ट आयरन, डी, स्टेनलेस स्टील। कौन सा मटेरियल ग्राउंड वायर के लिए यूज़ होता है? तो इसका आंसर है बी, गैल्वेनाइज्ड स्टील। गैल्वेनाइज्ड स्टील हम यूज़ करते हैं ग्राउंड वायर के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। और आप जो भी सजेशन देना चाहते हैं वो वेलकम है। आप ज़रूर बताइए कि इसमें हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और आपको इस लेक्चर की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल IQ स्टडी में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए इलेक्ट्रिकल IQ स्टडी और वहाँ पे आपको इस लेक्चर का, इस वीडियो का PDF उपलब्ध होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।